एलएसी पर माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। दीपावली के बीच दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। दरअसल भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर कई अहम समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में 4.5 साल पहले वाली स्थिति बहाल होती दिख रही है। इन रिश्तों की गर्माहट भारत चीन के कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कितना असर डालेगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये कहना गलत ना होगा कि भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच की खटास अब मिठास में तब्दील हो चुकी है। हाल ही में एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ समझौता इसकी एक बड़ी वजह है। दोनों देशों के बीच आए इस सकारात्मक माहौल को इन तस्वीरों के जरिए अच्छी तरह से समझा जा सकता है। करीब 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए तनाव ने दोनों देशों के बीच रिश्ते की गाड़ी को पटरी से उतार दिया था। लेकिन 31 बार डिप्लोमेट की बैठकें हुईं और 21 बार भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठकों का दौर चला, जिसके बाद आज ये खूबसूरत तस्वीर लोगों को देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस सकारात्मक पहल से एलएसी पर फिजा अब बदली हुई नजर आ रही है। भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। देपसांग डेमचौक में भी सभी स्ट्रक्चर तोड़े जा चुके हैं और अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल कर दिया गया है। देपसांग में ग्राउंड और एरियल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेना की पेट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है। अब सेना देपसांग में P10 से लेकर P13 तक गश्त कर सकेगी। बदले हुए माहौल में सीमा पर दोनों देशों के बीच की तनातनी अब बीते कल की बात लगती है। दरअसल भारत में चीन के राजदूत शो फेई होंग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चीन और भारत दोनों देश एक दूसरे की जरूरत हैं, यानी विकास के भागीदार हैं, न कि एक दूसरे के लिए खतरा। फिलहाल तो दोनों देशों के बीच मनमुटाव के खत्म होने की यह महज एक शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच जुगलबंदी को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बॉर्डर पर शांति है और ये सुखद तस्वीरें बड़े अरसे बाद देखने को आज देश को मिली हैं कि बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या चीन पर अभी विश्वास किया जा सकता है? कहा जाता है कि मौसम पर आधारित रहती है चीन की जो शांति है, उस पर की निर्भरता, ये वाकई में वास्तविक है या इस पर जल्दबाजी है, ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बात तो साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई 1 इंच ज़मीन के लिए भी समझौता नहीं होगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि ज़मीन बचाने के लिए कुछ समझौते हुए हैं, तो संभवतः उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के जो आज का संकेत है उससे समझना चाहिए। बहरहाल 1993, 1996 में इसी तरह के समझौते हुए थे, शांति और सुकून को तवज्जो दी गई थी। लेकिन फिर हमारे सामने 2020 की गलवान घटना भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को पटरी से बाहर कर दिया था। सवाल ये है कि ये जो मौसमी कूटनीति है चीन की, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी चीन के साथ है, उसमें शांति की जो लॉन्ग टर्म पीस के एफर्ट्स हैं, उनका आकलन बड़ा मुस्तैदी से करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समझौते में अक्सर दोनों पक्षों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरह से चीन भारत के साथ दगाबाजी करता आया है रह रहकर, इसमें एक अविश्वास की धुन झलकती है। और ये मुकम्मल तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या साफ तौर पर अब चीन के साथ हमारे रिश्ते पटरी पर लौट आएंगे। तो कुल मिला के बदलती हुई चालों के साथ चीन बार बार इस तरह की कूटनीति के साथ सामने आता है, लेकिन इसमें भारत को किस तरह से आगे बढ़ना है और इस वेदर बेस्ड रिलायंस ऑन चाइना फॉर पीस, इस पर थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से हमें गौर करने की आवश्यकता होगी। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात साहब जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब समझना ये चाहेंगे सर आपको
आपसे कि क्या वाकई में आप भरोसा कर लें सर चीन पे? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। पहले मैं अपने व्यूअर्स को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो पॉइंट आपने रेज किया, देखो विश्वास करना तो खतरनाक होगा, क्योंकि एक बार नहीं कई बार चीन धोखा दे चुका है। मगर जो प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई है ग्राउंड पे, उससे लगता है कि सिचुएशन काफी ठीक होती जा रही है। जिस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हुआ है डेप्सांग और डेमचौक से, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्रिएट करे थे दोनों साइड ने, वो हटा दिए हैं और मुकर्रर जगह पे ये चले गए हैं। क्योंकि पहले दोनों तरफ की फौजें आई बॉल टू आई बॉल, अब वो चले गए हैं। अब ये वेरिफिकेशन हो रही है कि ग्राउंड पे से भी और ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के मद्देनजर और उसके बाद आने वाले कुछ एक 2-3 दिनों में पेट्रोलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जो यथास्थिति अप्रैल 2020 में थी। इसका मतलब जो कि डेप्सांग में जो पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर 13 तक हमारी फौजें पेट्रोल कर सकती थी, वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो डेमचौक के इलाके में चार्जिंग नाला है, वहां तक भारत की फौजें जो है वो पेट्रोल कर पाएंगी। एब्सोल्युटली सर। बट ये अचानक से चाइना को ऐसा क्या लगा सर कि अब इतने सारे वोलेटाइल रिलेशन के बीच में, इतने बड़े अनप्रिडिक्टेबल वेदर के बीच में हमारे साथ जो उनके रिश्ते रहे हैं, ये थोड़ा सा एक एब्रप्ट शिफ्ट उसने दिखाया? ऐसा क्या हुआ? हमारी तरफ से ऐसे क्या प्रयास किए गए या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी? दोनों बातें। देखो, एक तो प्रयास किए गए, क्योंकि एक तो ये समझो कि चीन की जो इकोनॉमी वो अच्छा नहीं कर, सप्लाई चेन वहां से शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें सप्लाई चेन इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत की तरफ आ गए हैं। उसकी मार्केट जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन है, उसको मार्केट चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार प्रेशर था, क्योंकि भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में चीन को बोल दिया, जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में नहीं होगी, तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। चीन चाहता था कि एक तरफ बॉर्डर की चीज करें, उसको भूल जाए और अपने जो ट्रेड रिलेशनशिप है, जो बाकी रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल हो। तो भारत ने बहुत बड़ा प्रेशर डाला कि हमारे दूसरे रिलेशनशिप एलएसी से कनेक्टेड है, जब तक एलएसी में शांति नहीं आएगी, हमारे जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव नहीं हो सकते। और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी प्रेशर था चीन के लिए, और ये हमारी डिप्लोमेसी की भी जीत है और हमारी मिलिट्री की भी जीत है, क्योंकि हमने मिलिट्री ने भी ये करके दिखाया कि भारत की जो फौजें हैं वो स्ट्रॉन्ग। तो एक तो पॉइंट ये था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर बहुत था चीन पे, और उसको लगता था कि अगर भारत की मार्केट उसने एक्सप्लॉइट करना है तो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे शांति बहुत जरूरी है। दूसरा ये भी सच्चाई है कि इसमें मुझे लगता है कि जो रशिया ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया पुतिन ने, क्योंकि देखो पुतिन जो है वो आइसोलेट हो चुके हैं वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्री से उनका कोई मिलाप नहीं है। वो भी अभी फोकस कर रहे हैं एशिया की तरफ। अब यूरोप के बजाय वो एशिया की तरफ फोकस हो रहा है, और ये सेंचुरी एशिया के होने वाले। तो कहीं ना कहीं पुतिन ने एक फैसिलिटेटर का काम किया। उसको लगता है कि अगर वो दिखाना चाहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को वो आइसोलेट नहीं है, चीन और भारत उसके साथ खड़े, क्योंकि चीन और भारत अगर रूस के साथ खड़े हैं तो उसकी बहुत अहमियत है। क्योंकि आप देखें कि भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, चीन 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कितनी जो दोनों की पॉपुलेशन है वो करीब करीब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो ब्रिक्स की माने तो 25 से 30% के करीब है। तो ऐसे में पुतिन ने भी एक फैसिलिटेटर किया। अगर चीन अकेला रूस के साथ खड़ा, उसकी कोई अहमियत नहीं, मगर अगर चीन के साथ इंडिया भी आ जाता है रूस के साथ, तो फिर उसको लगता है वर्ल्ड में वो आइसोलेट नहीं है। तो पुतिन ने भी एक प्रकार फैसिलिटेटर का के तौर पे मदद की है कि भारत और चीन जो है ये समझौता है। मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, ये दोनों देशों का बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अगर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे शांति आएगी, भारत और चीन के रिलेशन बढ़ेंगे, तो ट्रेड इकोनॉमी दोनों देशों की अच्छा करेगी। बट सर एक बात ये भी है कि हमारे पास जो पास्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बड़े हमें चौकन्ना रहने को मजबूर करते हैं। 2017 में जब डोकलाम संकट हुआ, उसमें भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले उसको हल कर दिया गया। पीएम मोदी के चीन दौरे का रास्ता भी उसने बनाया।
और उस समय भी क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से चीन गुजर रहा था तो वो मान गया। अब अभी भी जैसा आप बता रहे हैं, एक तो उनकी इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस, जियोपॉलिटिकली वो जो असर्टिव उसका रुख है साउथ चाइना सी से लेकर हिमालय तक, उसके मद्देनजर उधर अमेरिका के साथ तनातनी, तो अभी ऐसा लग रहा है कि सेम वही परिस्थितियां भू राजनीतिक स्थितियों में वो फंसा हुआ है। तो उसने अभी हाँ बोल दिया कि साहब ठीक है, बट ये रिश्ता, ये जो अच्छा अच्छा दीपावली पर गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, ये रिश्ता कितना टिकाऊ है सर? कब तक चलेगा ये परमानेंट है या नहीं? देखो, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई है चीन पे भरोसा नहीं करते। आपने चंद एक पॉइंट रेज किए, वो बहुत वैलिड है कि कहीं ना कहीं भारत ने हरदम ये सोचा था कि चीन और भारत के रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। मगर डोकलम हुआ 2017 में, फिर आप कह रहे हैं रिलेशनशिप हुए, उसके बाद 2020 के अंदर आप देखें कि 3 डिवीजन लेके चीन आ गया ईस्टर्न लद्दाख में, और इसके बाद यांगसे हुआ 2019 में। तो ये समझना कि चीन पे आप पूरा भरोसा कर लें, जो अभी डिसएंगेजमेंट हुई है उससे कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आगे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो सकता है। क्योंकि अभी भी जो हुआ है लद्दाख में, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की कार्रवाई रहेगी। कहने का मतलब यह है, जो 60,000 के करीब ट्रुप चीन लेके आया है, और हैवी आर्मर और आर्टिलरी और उसके बाद मिसाइल रॉकेट, और उसने अपने एयरक्राफ्ट जो लेके आ गया बैटल जोन में, जब तक वो पीस लोकेशन में नहीं जाएंगे आपको खतरा बना रहेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो चीन की तरफ इलाका है वो प्लेटू है, क्योंकि जहां वो पीछे गए हैं वहां से वो वापस आने में 2 घंटे लगेंगे और भारत को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो इशारा आप कर रहे हैं, क्या भारत चीन पे भरोसा कर सकता है? क्या डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की कार्रवाई के बगैर भारत समझ सकता है कि शांति आएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में? बिल्कुल नहीं, आप भरोसा नहीं कर सकते जब तक ये 60,000 के करीब जो ट्रुप्स और हैवी आर्मर आर्टरी है, इसको वो पीस लोकेशन में ले जाए, बैटल जोन से ले जाए। और जब ये ले जाएगा तभी भारत वहां से निकालेगा अपनी 3 डिवीजन, क्योंकि ये समझना कि शांति आ गई है और अब चीन कुछ नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी भारत की भूल हो सकती है। और भारत ऐसा नहीं करने वाला। देखो, भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत की जो डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। भारत जो है झुकने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 20 से 22 जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई है और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हुई और चीन के ऊपर प्रेशर पड़ा, चीन माना है, मगर ये समझना कि चीन मान गया है तो दोबारा कोई हरकत नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और दूसरा जो पॉइंट बताया था आपने, बहुत अच्छा इशारा किया था कि चीन की मजबूरियां हैं। चीन चाहता है भारत से रिलेशन हो, क्योंकि उसको इंडो पैसिफिक में वो फंसा हुआ है। ताइवान को वो हड़पने की कोशिश करता है, उसकी प्रॉब्लम फिलीपींस के साथ भी है, जापान के साथ भी, मलेशिया के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी है। और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से फोकस हटे और इंडो पैसिफिक की तरफ जाए। वो भी एक रीजन है, वो भारत के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहता है। मगर ऑल सेड एंड डन, ये समझना कि भारत के और चीन के रिलेशन अब इंप्रूव हो जाएंगे और चीन दोबारा वहां नहीं आएगा और या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये सोचना शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट है, क्योंकि 2006, 2007, 12 और 13 का जो प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट था वो चीन ने तोड़ा है। तो वो भरोसा अभी भी कम है। जब तक भरोसा नहीं बनेगा, जो वो कहते हैं ट्रस्ट दोबारा डेवलप नहीं होगा, तो चीन पे भरोसा करना मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती हो सकती है और भारत कभी नहीं करेगा। देखो, अब आज चीन के साथ अगर आपको इतने इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आपके साथ एक ही मुद्दा है चीन के साथ, बी प्रिपेयर्ड फॉर वार, देयर विल बी अ पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके सर, अब आज 2 बयान आए हैं सर, मैं चाहता हूं कि आप अपना इसमें एनालिसिस दें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देश के रक्षा मंत्री एक छोर पर थे अरुणाचल में, तमांग में, और वहां उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बियॉन्ड डिसएंगेजमेंट भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा लचीला उनका बयान आया कि वो डिसएंगेजमेंट से आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अब दूसरे छोर पर, पश्चिमी छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने कहा कि पहले होते थे डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत, अब तो कोई समझौता नहीं होता, 1 इंच के लिए भी समझौता नहीं होता। अब 2 बड़े नेताओं का ये 2 बयान आ रहे हैं, एक लचीला रुख की बात कर रहे हैं और एक एकदम फर्म डिसीजन की बात कर रहे हैं। अभी आपको भारत की पॉलिसी लग क्या रही है चीन को लेकर सर? देखो, भारत की अब जो पॉलिसी चीन को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
भारत चाहता है कि यथास्थिति अप्रैल 2020 की आए और भारत इसके लिए एक प्रकार प्रेशर डालना है। जो बात हुई है कि अभी डिसएंगेजमेंट हुआ, क्योंकि इसके 3 स्टेप हैं, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। जब तक मैंने बताया कि आपके वो जो 5 से 6 हजार के करीब इक्विपमेंट हैं और 50 से 60 हजार के करीब ट्रुप्स हैं, मिसाइल है, रॉकेट है, वो वहाँ बैटल जोन से, लद्दाख से पीछे नहीं चले जाते उनके जो पीस लोकेशन में, तब तक ये सोचना कि शांति वो नहीं। तो कहीं ना कहीं जो इशारा कर रहे थे राजनाथ सिंह साहब, वो कह रहे थे डिसएंगेजमेंट के बाद अगली कार्रवाई भी होनी है, क्योंकि जब तक वो कार्रवाई नहीं होगी, ये सोचना कि चीन वापस आ नहीं जाएगा, ये तो कभी आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लोकेशन जो है उसमें प्लेटो है, वो 2-3 घंटे में वापस आ सकता है, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जब तक डी इंडक्शन नहीं होगा, तब तक ये सोचना कि शांति आ गई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो बड़ी गलती हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो इशारा था प्राइम मिनिस्टर ने तो मुझे लगता है ये इशारा किया है कि भारत जो है एक प्रकार 1 इंच अपनी जमीन किसी को नहीं देगा। अगर चीन कुछ भी इक़ामत करने की कोशिश करेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये वाकई बात में दम है कि जब पहले फ्रिक्शन पॉइंट थे आपके गोगरा, हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो, साउथ ऑफ पंगैंगसो और गलवान, उसको रिजोल्व किया। सबने सोचा था डेप्सांग और डेमचौक से जो चीन की फौज वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, स्पेशली डेप्सांग को लेके। वहां से वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर आ सकता है, वो बाईपास डिव्यो करता हुआ, और एक ऐसी जगह है जहाँ कोलिजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। चीन ईस्ट से साइचिन से और पाकिस्तान वेस्ट गिलगित पाकिस्तान से एक प्रकार से साइचिन ग्लेशियर को सैंडविच कर सकता है। तो इसलिए वो वापस शायद नहीं जाए, मगर जो डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर पड़ा, चीन वापस गया और चीन अब हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो बरकरार हो गए हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो चीन है वो डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए भी मानेगा, क्योंकि उसको भी अभी पता लगा है कि भारत की जो फौज है वो एक प्रकार वेल ट्रेन, वेल मोटिवेटेड है, ईंट का जवाब आप पूछ देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। यस सर, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि अभी भी खतरा टला नहीं है, और इनफैक्ट अगर चीन और पाकिस्तान किसी एक मंसूबे के साथ आगे बढ़े तो हो सकता है सियाचिन जैसी जगह को सैंडविच करने का भी वो मादा रखें। बट ऐसे में अभी इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता है कि अगर वो थोड़ा सा नरम करता है किसी मुद्दे को तो वो अपनी प्रिपेयर्डनेस भी बढ़ा देता है और फिर ज्यादा एग्रेशन के साथ आता है। तो क्या हमें भी ये जो नरमी है इसका इस्तेमाल स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा, मोबिलिटी और डिटरेंस को इंश्योर करना होगा, खासतौर से जोन्स लाइक डेप्सांग और डेमचौक में? सर बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये सच्चाई है कि लास्ट 10 साल से जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया लद्दाख का राज्य, और स्पेशली 2019 के बाद जब वो 3 डिवीजन लेके आया तो भारत को लगा कि भारत भी वेल प्रिपेयर होना चाहिए। तो हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने टनल्स बनाई हैं, हमने लॉजिस्टिक नोड जो बहुत नजदीक बना दिए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के, हमने हैबिटाट बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो, हम 50 साल पीछे थे चीन से, आज से 10 साल बाद, और आज हम 4-5 साल पीछे रह गए। इसका मतलब अगले 5-6 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही होगा जैसा चीन का है। तो ये एक काबिल तारीफ है। और दूसरा जो आपने बात की, क्या इसमें कोई ढील आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। भारत जो है बिल्कुल अपने आप को वेल प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई ढील नहीं आएगी। इसके अंदर बढ़ोतरी हो, मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी डिफेंस फोर्सेस को, थिएटराइजेशन कर रहा है, और उसके बाद अपनी एयर पावर को बढ़ा रहा है, अपनी नेवल पावर जो है इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है चीन को काउंटर करने के लिए, स्पेशली इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में। और इसके साथ साथ जो पॉइंट आपने बोला था डेप्सांग का, तो वहाँ जो डीपीओ है उसको हम बहुत ज्यादा एक प्रकार एडवांस एयरफील्ड बना रहे हैं, क्योंकि वहां से भारत भी इंटरडिक्ट कर सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका जो काराकोरम हाईवे है और उसका जो वेस्टर्न हाईवे है जो सिंजांग से लाता जाता है। तो ये नहीं कि चीन ही कुछ कर सकता, भारत भी कर रहा है, लेकिन ये वक्त चुप बैठने का अभी नहीं है, क्योंकि चीन की तरफ से अभी ऐसा कोई मुकम्मल संकेत नहीं मिला है कि जिसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम चीन पर भरोसा कर पाएं। इनफैक्ट ये वक्त हमारे लिए, जैसा हमने बताया,
कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने का है, जो लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ हमको इन्वेस्ट करना होगा हमारी इंटेलिजेंस पर, सर्वेलेंस पर और रिकनाइसेंस पर, यानी कि जैसे ISR एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना होता है, ख़ास तौर से जो हिस्टोरिकल एनक्रोचमेंट्स के जो इलाके हैं वहाँ पर तो हमें कम से कम इन ISR कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। शायद ये वक्त की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला दीपावली सेलिब्रेशन से भी हमारे लिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली विद फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।